सरकार ने आज गांवों को स्मार्ट बनाने के लिए खास मुहिम को मिशन को मंजूरी दी है, वो है अर्बन मिशन। ये किस तरह से काम करेगा, क्या माना जाए स्मार्ट सिटीज के तर्ज पर हम स्मार्ट गांव बनाएंगे और पिछली योजनाओं से कैसे अलग होगा ये पिछली योजनाओं से अलग तो है ही, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य उन गांव का समूह बनाना है जिसकी आबादी 25 से 50 हजार के बीच में हो। उसमें वो आबादी 2 गांव से भी पूरी हो सकती है, अगर छोटे गांव हैं तो 10 गांव भी शामिल किए जा सकते हैं। इसमें सर केंद्र और राज्यों की भागीदारी कितनी होगी? केंद्र ने तो 5,000 करोड़ के आसपास का बजट दे दिया, राज्यों की भागीदारी कितनी होगी हर क्लस्टर? इसमें एक क्लस्टर में लगभग 50 से 52 करोड़ रुपए का खर्चा अनुमानित है। सर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो लंबे समय से इस सेक्शन के तैयार होने का इंतजार किया जा रहा है। अभी किस तरह का काम इस पर चल रहा है और कब हम पहला फेज कमेंस होते हुए देखेंगे? सबसे पहले कार्य शुरू किया गया था सोननगर से लेके और मुगल सराय के बीच में। उसमें दुर्गावती सासाराम एक ऐसा सेक्शन है जिसकी लंबाई 56 किलोमीटर है। इसका कार्य पूरा कर लिया गया है और इसी फाइनेंशियल वर्ष, इसी वित्त वर्ष के अंतर्गत इसको चालू कर दिया जाएगा। सर, किस तरह का प्रभाव आप देखते हैं, क्योंकि हालांकि काफी छोटा सेक्शन है, लेकिन अगर हम फ्रेट लोडिंग की बात करें तो कितना पेसअप हो पाएगा इस सेक्शन के कमेंस होने के बाद? इसकी तुलना आप डबलिंग प्रोजेक्ट से कर सकते हैं। जैसे कि रेलवे में डबलिंग प्रोजेक्ट किया जाता है और उससे कैपेसिटी बढ़ती है, ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी, लाइन कैपेसिटी बढ़ती है। इस तरह से इस 56 किलोमीटर का इस्तेमाल लाइन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग में सबसे पहला नंबर दिया है गुजरात राज्य को। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है गुजरात के उद्योग मंत्री सौरभ भाई। सर, बधाई हो। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये कैसे पॉसिबल हुआ है? एक्चुअली वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में देशों की 189 कंट्रीज में से इंडिया का 142 रैंकिंग है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अगले 3 सालों में ये फर्स्ट टॉप 50 में कैसे इंडिया आए, उसकी रिस्पांसिबिलिटी उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स को, उनके जो इंडस्ट्री का जो प्रमोशन का जो डिपार्टमेंट है उनको दी गई। प्रदीप, किन कारणों से आरबीआई पर अब दबाव बनेगा, या यूं कहे कि अब अच्छा मौका है राजन साहब के लिए रेट कट करने का? देखिए, फेड की मीटिंग के बाद दबाव इसलिए बढ़ गया है आरबीआई गवर्नर पे, क्योंकि आरबीआई गवर्नर ने पिछली पॉलिसी में कोई कदम नहीं उठाया और कहा था कि हम फेड को देख रहे हैं। अब फेड ने वही किया जो उनको चाहिए था। अगर फेड ने रेट बढ़ाई होती तो गवर्नर कह सकते थे कि रुपए पर दबाव है, हमारे बॉन्ड मार्केट से पैसा निकलेगा, इक्विटी मार्केट से पैसा निकलेगा। लेकिन अब तो फेड ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब जो पैसा निकलेगा भी अगर, तो वो हमारी अपनी वजह से निकलेगा कि ग्रोथ नहीं आ रही, और वो ग्रोथ लाने के लिए तो रेट घटाने की और जल्दी से घटाने की जरूरत है। तो पूरा दबाव आरबीआई गवर्नर पे बनता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो आरबीआई गवर्नर का जो मैंडेट है कि वो सीपीआई को ट्रैक करते हैं, उन्होंने वित्त मंत्रालय को ये लिखकर दिया है और एक बाकायदा एग्रीमेंट हुआ है कि वो जनवरी 2016 तक 6% से नीचे इन्फ्लेशन रखेंगे। अब हमारी जो बात हो रही है तमाम इकोनॉमिस्ट से, उनका ये कहना है कि अभी तक का जो ट्रेंड है, और हालांकि मॉनसून कम है लेकिन बुआई का परसेंटेज पिछले साल से ज्यादा है, तो ऐसा लग रहा है उन्हें कि फूड इन्फ्लेशन कोई चिंता की बात नहीं है। अगर मान लीजिए कि ये जो बुआई हुई है उसमें कुछ फसल बर्बाद भी हो गई, फिर भी चूंकि दुनिया भर में फूड इन्फ्लेशन जो है या खाने पीने की चीजों के जो दाम है वो 6 साल के लो पे हैं, तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं और सरकार इंपोर्ट कर रही है ऑलरेडी प्रोएक्टिव तरीके से। तो ऐसा नहीं लगता कि फूड इन्फ्लेशन कोई चिंता की बात होगी। इनफैक्ट जनवरी के जो टारगेट हैं, हमारी जो बातचीत है या एक इनफॉर्मल सर्वे है उसके मुताबिक 5 से 5.5% के बीच रहेंगे। तो जब आपके टारगेट से आधे % कम इन्फ्लेशन आती है तो आधा % रेट कट तो जनवरी तक बनता ही है। और दिग्गज एक साथ रेट कट मांग रहे हैं। आवाज ने इस पर एक पोल भी कराया। पूजा प्रदीप हमारे साथ बने हुए हैं। पूजा, आवाज का पोल क्या कहता है, आरबीआई दरें घटाएगा या नहीं?
जी, काफी सारे जानकारों से हमने बात की और पहला सवाल यही था कि क्या वो एक्सपेक्ट करें कि 29 को होने वाली पॉलिसी में रेट कट देखने को मिलेंगे। तो करीब 11% जानकारों का ये मानना था कि आरबीआई गवर्नर इस वक्त वेट एंड वॉच की स्थिति में होंगे और इन्फ्लेशन के आंकड़े अगर आगे आने वाले समय में स्टेबल होते हैं तभी आरबीआई गवर्नर की तरफ से कुछ रेट कट देखने को मिलेगा। तो उनका मानना है कि शायद इस 29 को रेट कट देखने को ना मिले, लेकिन कंसेंसस 89% जानकारों का यही मानना है कि 29 सितंबर को एक रेट कट देखने को मिल सकता है, क्योंकि आरबीआई गवर्नर पर काफी दबाव है इस वक्त रेट कट करने के लिए और फेड का जो आउटकम आया है उसकी वजह से भी और ज्यादा प्रेशर होगा इस वक्त रेट कट करने के लिए। तो 89% जानकारों का यह मानना है कि रेट कट देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल हमारा था कि कितना रेट कट की उम्मीद कर रहे हैं। तो करीब सभी जानकारों का 100% जानकारों का यह मानना है कि अगर रेट कट होता है तो 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जी, शुक्रिया पूजा और प्रदीप। मैं आपको दे रहे हैं बताने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी नियति। बताइए कहां बुलिश है ब्रोकरेज हाउसेस? सबसे पहले बात करेंगे इन्फोसिस की। बार्कलेज ओवरवेट का कॉल दे रहा है, यानी खरीदारी करके चलिए। टारगेट प्राइस इन्होंने आज अपना बढ़ाया है, 1245 से बढ़ा के 1320 रुपए तक का कर दिया है। 20% की तेजी आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। कमजोर रुपया जो हाल फिलहाल में हुआ है उसका फायदा आईटी कंपनियों को मिलेगा और सबसे ज्यादा फायदा इन्फोसिस को ये होते हुए देख रहे हैं। 12 महीने का टारगेट प्राइस तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ साथ में FY15 का डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ अनुमान भी 1 से 14% इन्होंने बढ़ा दिया है। ENIL एक और शेयर जो कि आज ब्रोकरेजेस की रडार पे है। IDFC ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, यानी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 792 तक के लक्ष्य आपको ये शेयर भी दिखा सकता है। 15% का अपसाइड है। दरअसल इन्होंने अपने जो हाल फिलहाल में हुए रेडियो ऑक्शंस हैं उसमें सबसे ज्यादा स्मार्टली इन्होंने बिड किया है और आगे टीवी टुडे का जो खरीदारी है, जो अधिग्रहण है, वो अगर उसको मंजूरी मिल जाती है तो ये और ज्यादा फायदेमंद होगा आगे भी। मदरसन सुमी पे बार्कलेज ओवरवेट का कॉल दे रहा है, खरीदारी करके आप यहां पे भी चलिए। 25% की तेजी के लिए 350 रुपए तक के लक्ष्य दिखा सकता है। हालांकि छोटी अवधि में वॉल्यूम का प्रेशर रहेगा मगर स्ट्रक्चरली स्ट्रांग रहेगा। लॉन्गर टर्म में SKS माइक्रो मगर यहां पर बिकवाली की सलाह आ रही है। रेलिगेयर और तमाम ब्रोकरेजेस की तरफ से, मॉर्गन स्टैनली और रेलिगेयर की मैं आपको हाईलाइट करूंगी, 19% का डाउनसाइड देख रहे हैं। 320 तक के लक्ष्य यहां पे दिखा सकता है। इनको कोई लाइसेंस नहीं मिला है, छोटे बैंक लाइसेंस के लिए अवॉइड करने की सलाह दे रहा है रेलिगेयर। दूर रहिए स्टॉक से। सबसे पोटेंशियल कंटेंडर था, इसी को नहीं मिला है, इसलिए तगड़े डाउन रेज आ रहे हैं। FY16-17 का EPS अनुमान भी 5 से 8% इन्होंने घटाया है। बिकवाली करने की सलाह यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली दे रहा है। 550 से इसका लक्ष्य घटा के 400 रुपए तक का कर दिया है। भारत फोर्ज पे बिकवाली की सलाह दे रहा है। बार्कलेज डाउनग्रेड किया है इनको आज की रेटिंग के लिए और टारगेट प्राइस भी 27% घटाया है। 1020 रुपए तक के लक्ष्य आपको ये भी दिखा सकता है। चलिए, तो एक के बाद एक बड़े ब्रोकरेजेस भारत फोर्ज को डाउनग्रेड कर रहे हैं। शुक्रिया नियति आपका इस जानकारी के लिए। DTH जिस तरीके से लोगों के दिमाग में है और आपका जो नेक्स्ट डिजिटल है हिट्स वो केबल ऑपरेटर के साथ आपका मतलब ज्यादा हो रहेगा, तो आपको इसमें क्या चैलेंजेस लगता है कि जो कस्टमर है वो वापस केबल ऑपरेटर के पास DTH को छोड़ के आएगा? किस तरीके से इसमें आगे बढ़ने की नहीं, केबल ऑपरेटर तो DTH में है ही नहीं, इट्स अ कस्टमर है। तो कस्टमर अगर केबल ऑपरेटर में आना है उसको, जब तक वो DTH से दुखी नहीं है तो वो आएगा नहीं। वो दुखी कभी होगा जब वेदर कंडीशंस खराब होती हैं या रेन्स आती हैं और जब उनकी सर्विसेज उनकी ठीक नहीं है, 2-2 दिन 3-3 दिन उनको नहीं मिलता है, तो नेचुरली जब वो देखेंगे दूसरी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है एंड थ्रू द मीडिया उनको ये सारी रिपोर्ट मिलेगी तो वो बोलेंगे व्हाई नॉट। सो हम ये नहीं कहते हैं किसको कि आप वो छोड़ के आइए, दैट इज नॉट अवर बिजनेस मॉडल। DTH के कंपेयर करें प्राइस अकॉर्डिंग, अगर कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, तो कितना डिफरेंस आ सकता है, मतलब उससे कम या ज्यादा? हमारा जो सर्विस है व्हाइट लेबल में, हम सिर्फ व्हाइट लेबल मीन्स नो ब्रॉडकास्टर सर्विसेज, ब्रॉडकास्टर खुद पे करे, ऑपरेटर खुद उनके। वी आर चार्जिंग ओनली 22 रुपीज पर सब्सक्राइबर अगेंस्ट अ कॉस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 50 रुपीज विच आई हैव डेमोन्स्ट्रेटेड टू यू। In a full service model where we are charging for the broadcaster price, we are only charging the broadcaster fee plus our 22 rupees with the service. आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि आपकी और हमारी थाली में से प्याज गायब होती जा रही है। आखिर कैसे खेत से लेकर हमारे घर तक आते आते प्याज के दाम आसमान को छूने लगते हैं, ये जांच करने की हम कोशिश करते हैं। महंगे प्याज की हकीकत जानने के लिए हम सबसे पहले पहुंचे दिल्ली के आजादपुर, जो एशिया में फलों और सब्जियों की सबसे बड़ी होलसेल मंडी है। यहाँ प्याज बेचने आए किसानों से जब हमने बात की तो पता चला कि पिछले 1 महीने में उन्हें मिलने वाली कीमत में 25% की बढ़ोतरी हुई है।
हालांकि इसका फायदा उन्हें नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनकी आधी फसल बेमौसमी बारिश से बर्बाद हो गई है। स्पेक्ट्रम की समस्या जो है अब कितनी हद तक दूर हुई है? क्या अभी भी स्पेक्ट्रम की कमी हमें नकली उछल रही है? इस तरह से खुद राज्य सरकार बोल रही है कि इस साल के आखिर तक कुछ स्पेक्ट्रम नीलामी हो सकती है। किस हद तक? ये इंडस्ट्री एक ऐसी है, इसमें कभी भी पूरी तरह से इनफ स्पेक्ट्रम नहीं हो सकता, स्पेशली सिटीज में जहां पे डेटा बहुत जोर का बढ़ेगा। ये मेरा दावा है कि जितना भी आप स्पेक्ट्रम दे दें कम है। 4G सेवाओं को लेकर कंपनियां बड़े बड़े दावे करने में जुटी हैं। आखिरकार इन दावों में कितनी सच्चाई है और कंज्यूमर्स को किस हद तक 4G का फायदा मिल रहा है, इसकी जानकारी आज हम आपको देंगे। दिल्ली के जॉयदीप कालरा एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के लिए काम करते हैं। काम कुछ ऐसा है कि मोबाइल पर डेटा का इस्तेमाल इन्हें ज्यादा करना होता है। टेलीकॉम कंपनियों की 4G सर्विस लॉन्च करने के बाद हाल ही में उन्होंने 4G सिम लिया, लेकिन नेटवर्क की बुरी हालत के चलते 4G बस नाम का ही रह गया है। मेरा 4G एक्सपीरियंस कोई खास बहुत बढ़िया नहीं है। सबसे बढ़िया चीज़ ये थी कि एयरटेल ने फ्री ऑफ कॉस्ट घर पे सिम कार्ड 4G का डिलीवर कर दिया, वही एक अच्छी चीज़ थी। वॉइस भी जो है क्वालिटी अच्छी नहीं है, कॉल ड्रॉप होती हैं, और डेटा तो बिल्कुल ही पूछिए मत, डेटा में कुछ भी नहीं कर पाते। जब हम 4G की स्पीड देखना चाहते हैं तो 4G की जगह 3G की स्पीड मिलती है अगर हम बाहर खड़े होते हैं तो, और जब हम बिल्डिंग के अंदर होते हैं तो 2G की स्पीड भी नहीं आती है। ये मान लीजिए कि बिल्कुल आती ही नहीं है स्पीड। मौजूदा समय में कंपनियां 3G की कीमत में ही 4G सर्विस देने का दावा कर रही हैं। 4G की खासियत है उसकी स्पीड। इसके जरिए ग्राहकों को 23 से 46 Mbps की डाउनलोडिंग स्पीड और 4 से 5 Mbps की अपलोडिंग स्पीड देने का वादा कंपनियां करती हैं, लेकिन लोगों को महज 1 से 5 Mbps की डाउनलोडिंग स्पीड मिल रही है। इसकी वजह है कंपनियों की तरफ से 4G साइट्स में कोई बढ़ोतरी ना किया जाना। जाहिर तौर पर हर तरफ लोग 4G सर्विस से निराश ही दिखते हैं। 2 दिन पहले मैं अपने दोस्त के साथ बैठा था। आई वॉज रियली कंटेम्पलेटिंग वेदर आई शुड अपग्रेड टू 4G। So he had 4G. I tried his using the number. It was hardly there. मतलब even to load a single page, it took more than 3 minutes. Just the first page, and उसके बाद it lost the connectivity. तो I don't think it's there here. यहाँ पे तो नहीं है। 3G मोस्टली मेरा एज आता था, 3G आधे टाइम कनेक्ट नहीं होता था, कुछ भी प्रॉब्लम होती थी। वही सारी चीजें 4G में आ रही है। प्रॉब्लम ये बढ़ गई कि 4G ज्यादा एक्सपेंसिव है मेरे लिए, तो मेरे को और लग रहा है कि मैंने क्यों 4G करा लिया, जब कनेक्टिविटी आनी नहीं है, एज ही आना है, तो 3G पे ही रहता, व्हाटएवर बेसिक थिंग्स जो मैं कर रहा था उसमें ही रहता। 4G से कुछ फायदा नहीं हो रहा है। टेलीकॉम कंपनियों ने स्पेक्ट्रम हासिल करने के लिए भारी भरकम निवेश तो कर दिया, साथ ही 4G विज्ञापन पर भी मोटी रकम खर्च करने से उन्हें परहेज नहीं। लेकिन जिस स्तर की सेवाएं वो दे रही हैं उससे साफ है कि बिना पूरी तैयारी से उन्होंने 4G सर्विस लॉन्च कर दी है। दीपक साहू, दिल्ली। सेफ पार्टनर्स के दीपक गौर, उनसे जानते हैं कि वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए 2015 भारत के लिए कैसा रह सकता है। दीपक, CNBC आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल आपसे यही होगा कि हमने देखा है कि 2014 में भारत में जितना वेंचर कैपिटल का इन्वेस्टमेंट आया वो दुनिया में तीसरे नंबर पर रहा। 2015 के लिए किस तरीके का आउटलुक आप लोग देख रहे हैं? तो अगर आप देखें तो पिछले 18 महीने में, हम स्पेसिफिकली 2014 ही नहीं, मतलब पिछले 18 महीने में बहुत ज़्यादा वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं अलग अलग तरीके की कंपनी में, और उसकी वजह, उसके कई सारे कारण हैं। पहला कारण है कि बहुत सारे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स, बहुत अच्छी बैकग्राउंड के लोग अब कंपनी शुरू कर रहे हैं। दूसरा, मोबाइल फ़ोन की वजह से ऐसी ऐसी चीज़ें सब पॉसिबल हो पा रही हैं जो पहले नहीं संभव थी। तो हमारा अपना मानना है कि 2015 में भी जो 2014 में जितनी कंपनियों में वेंचर कैपिटल फंडिंग हुई है उससे कहीं ज़्यादा होगी। ये हो सकता है कि बड़ी कंपनियों की फंडिंग थोड़ी कम या ज़्यादा हो, बट अर्ली स्टेज पे जो लोग एकदम शुरू कर रहे हैं, हमें लगता है कि उसका नंबर बढ़ेगा ही पिछले साल से। हमने ये भी देखा कि इस वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा हिस्सा ई कॉमर्स कंपनियों के खाते में गया। तो आने वाले वक्त में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि ई कॉमर्स के लिए ही ये ट्रेंड जारी रहेगा या दूसरे सेक्टर की भी कंपनियां हमें आगे आते हुए दिखेंगी? तो एक चीज जो बदल रही है पिछले 6 महीने में कि ऐसा संभव है कि टोटल कैपिटल का सबसे बड़ा हिस्सा डॉलर अमाउंट या रुपये अमाउंट ई कॉमर्स कंपनीज में ही जाए, क्योंकि उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। पर जो नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अगर आप देखें या नंबर ऑफ कंपनीज जिनको फंडिंग होगी वेंचर कैपिटल, वो नंबर काफी तेजी से बढ़ रहा है। फेसबुक का यहाँ पर प्लान क्या है? क्या डिसलाइक का फीचर आएगा या किसी और फीचर पे काम हो रहा है?
देखिए, यहाँ पर जो ज़करबर्ग के दिमाग में चल रहा था, दरअसल टाउन हॉल हुआ, वहां पर दुनिया भर के यूजर्स ने मार्क ज़करबर्ग से सवाल पूछे। इनमें से एक सवाल आया था कायरो से, इजिप्ट से। वहां पर उन्होंने सवाल पूछा कि थम्स डाउन या जो डिसलाइक वाला बटन है फेसबुक कब तक लॉन्च कर सकता है। जिसमें मार्क ज़करबर्ग ने साफ तौर पर बोला कि बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे पास इस बात का जवाब देने के लिए कुछ कहने को कुछ है और हमारे इंजीनियर्स इस बारे में काम कर रहे हैं और जल्द ही इसके बारे में हम कोई एक नया फीचर लेकर आएंगे। पर यहां पर ज़करबर्ग ने एक और चीज ऐड की कि डिसलाइक जैसा डिसलाइक चीज नहीं होगा, क्योंकि हम फेसबुक को एक ऐसा अड्डा या एक ऐसा फोरम नहीं बनाना चाहते हैं जहां पर लोग वोटिंग करना शुरू कर दें या किसी चीज का विरोध जताना शुरू कर दें। उनके मुताबिक ये जो थम्स डाउन वाला जो होगा या आइकन, वो स्माइली भी हो सकता है, उसके पीछे मुद्दा सिर्फ ये होगा कि सपोज किसी के घर में कोई डेथ हो जाती है, कोई आपने भी देखा होगा कि हॉस्पिटल में कोई पड़ा हुआ है और लोग उस पर लाइक भी नहीं कर सकते या कुछ लोग गलती से लाइक भी कर देते हैं, तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। दरअसल एक दूसरा जो आइकन होगा वो ये कहेगा कि आप किसी चीज में दुख अपना व्यक्त करना चाहते हैं, सौरो जताना चाहते हैं, तो आप उस बटन को प्रेस कर सकते हैं। पर इसके जरिए ये जो मार्क ज़करबर्ग कह रहे हैं कि ओपिनियन नहीं इससे ड्राइव हो सकेगी, तो वो करना शायद इनके लिए मुश्किल होगा। बिकॉज आप अगर एक लाइक का बटन बना रहे हो और उसके लिए डिसलाइक या कोई दूसरा एक स्माइली बटन कर रहे हो, तो वो उसका एंटी ही हुआ और इसके जरिए जैसे लोग कहते हैं ना, बड़ी जल्दी आसानी से पोलिंग की जा सकेगी। लेकिन ये फीचर जो है फेसबुक के अकाउंट्स पर धीरे धीरे आना शुरू होगा। कब तक आएगा इसके बारे में ज़करबर्ग ने अभी कोई तारीख नहीं बताई है, पर हो सकता है कि इस साल के अंत तक ये चीज फेसबुक पर आनी शुरू हो जाए। बिल्कुल अभिषेक, और इतना तो साफ है डिसलाइक बटन फेसबुक को थोड़ा सा विवादित और एक्साइटिंग तो बना ही देगा।